नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आज हमारे खास शो पड़ताल में बात करेंगे नेपाल की। खबर सुशीला कार्की से जुड़ी हुई है। साल 1973 में रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक विमान विराटनगर से काठमांडू जा रहा था। अचानक इस विमान को हाईजैक कर लिया गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस हाईजैकिंग के पीछे कोई आतंकी नहीं, बल्कि नेपाली कांग्रेस के युवा नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी थे। दरअसल 10 जून 1973 को विराटनगर से काठमांडू जाते समय रॉयल नेपाल एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। इस विमान में सवार 19 यात्री। अब ये आप समझ लीजिए आगे की कहानी क्या थी, वो जानिए हमारी पड़ताल में। देखिए, नेपाल की राजनीति में इन दिनों काफी उथल-पुथल मची हुई है और इस बीच एक नाम है जो काफी चर्चा में है। वो नाम है सुशीला कार्की का। सुशीला कार्की जो कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद की एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सुशीला कार्की ही नहीं, उनके पति का नाम भी एक बड़े विवाद से जुड़ा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1973 की, तो नेपाल के इतिहास में पहली बार प्लेन हाईजैक की घटना हुई और 10 जून 1973 को रॉयल नेपाल एयरलाइंस का विमान जो कि विराटनगर से काठमांडू जा रहा था, उसे बीच रास्ते में ही हाईजैक कर लिया गया। बताया ये भी जाता है कि इस विमान में 19 यात्री सवार थे और 30 लाख की रकम, 30 लाख की नकदी इस विमान में थी। तो हाईजैक का मकसद था इस नकदी को हासिल करना। तो देखिए, इस हाईजैक की योजना बनाई थी नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिराज प्रसाद कोइराला ने, जो आगे चलकर नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने। और वहीं इस पैसे का इस्तेमाल राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को और मजबूत करने के लिए हुआ था। और ऐसे में गिरिजा प्रसाद कोइराला का शिक्षा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मनीषा कोइराला के साथ भी संबंध रहा है। और यानी नेपाल के प्लेन हाईजैक का सीधा संबंध बॉलीवुड की दो बड़ी अभिनेत्रियों से रहा, जिसमें माला सिन्हा और मनीषा कोइराला खासतौर से कही जाती हैं। तो ऐसे अगर हम मौजूदा हालातों की बात करते हैं तो नेपाल की सत्ता में जो समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में जो अगले प्रधानमंत्री हैं उनका ताल्लुक इस प्लेन हाईजैक से बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस साजिश को अंजाम देने में उनके पति दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की अहम भूमिका रही है। साल 1973 नेपाल का पहला प्लेन हाईजैक। ये प्लेन हाईजैक किसी और ने नहीं बल्कि इसे अंजाम दिया था दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने, जो आज की अंतरिम प्रधानमंत्री के पद के लिए एक दावेदारी की रेस में सबसे आगे चल रही हैं, सुशीला कार्की। असली मकसद था नेपाल में सत्ता परिवर्तन और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस हाईजैक के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, यानी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला के परदादा। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड की एक बड़ी अदाकारा का नेपाल की राजनीति से आखिरकार रिश्ता क्या है। तो आपको बता दें कि मनीषा कोइराला मात्र एक अभिनेत्री नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति में एक पैठ रखती हैं। उनका गहरा जो है इसमें कनेक्शन है और ऐसे में मनीषा का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था, नेपाल में हुआ था। वो नेपाल की वासी थी और ऐसे में देखिए पॉलिटिकल फैमिली, उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल फैमिली से वो ताल्लुक रखा किया करती थी। उनके दादा विशेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 के दशक के अंत में और 1960 की शुरुआत की अगर हम बात कर लें तो नेपाल के वो प्रधानमंत्री रहे। और इतना ही नहीं, उनके दो और परदादा जो है वो गिरिजा प्रसाद कोइराला, जिसका जिक्र हमने किया कि उस प्लेन हाईजैक के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे, और मातृका प्रसाद कोइराला, ये दोनों भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो मनीषा कोइराला की नेपाल में बहुत ज़बरदस्त पैठ रही है। उसके बाद अगर हम मनीषा के फिल्मी करियर का जिक्र कर ले तो भारत पहुंचती हैं। भारत में 1991 में देखिए उनकी सबसे पहले फिल्म आती है सौदागर, जिसमें इलू इलू गाने से वो घर घर में मशहूर हो जाती है। फिर 1942 की फिल्म अ लव स्टोरी और दिल से जैसी जो फिल्में हैं उनको बहुत ज़्यादा एक चर्चा दिलाती है, पहचान उनकी एक नई बन जाती है। अनिल कपूर के साथ जो उन्होंने गाने गाए एक लड़की को देखा, तो उसमें उनकी अदायगी, जिस तरह से उन्होंने अपने एक नखरे भी दिखाए, जिस तरह से एक अदाएं उनकी दिखी, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसके बाद कच्चे धागे जैसी फिल्म, अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में लगातार वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते रही हैं। फिल्म दिल से की भी बात कर ले
जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी युवती का एक रोल जो है वो यहाँ पर अदा किया था, और लज्जा जैसी फिल्म में जहाँ पर एक महिला को लेकर के, एक महिला पर प्रताड़ना जिस तरह से होती है उसका एक गुस्सा जो इस फिल्म में दिखाई दिया था। तो इन सभी रोल्स ने मनीषा कोइराला को बड़े पर्दे पर जो है एक नई पहचान दिलाई थी, एक उन्होंने बड़े पर्दे को इस पे जिया था। दीप्ति नवल के निर्देशन में बनी फिल्म दो पैसे की धूप चार आने की बारिश में भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। यानी एक तरफ देखिए तो मनीषा कोइराला का नाम हिंदी सिनेमा जगत के अंदर में एक अदाकाराओं की अगर हम बात कर ले तो सुपरस्टार के तौर पर होती है, और वहीं दूसरी तरफ उनकी फैमिली बैकग्राउंड को अगर हम देख ले तो नेपाल की राजनीति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, ज़बरदस्त उनकी उसमें पैठ है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से जिस तरह से नेपाल में सत्ता परिवर्तन तख्ता पलट की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, मनीषा कोइराला के उस वक्त यानी कि 1973 का वो वाकया भी अब जो है एक बार फिर से उठ चुका है, चर्चा में आ चुका है। नेपाल के इस प्लेन हाईजैक मामले में कई बड़ी बातें सामने आई, लेकिन जैसे ही फिल्म अदाकारा माला सिन्हा का नाम सामने आया उसके बाद में हर कोई हैरान था। अब बात ये कि माला सिन्हा कौन है, माला सिन्हा क्या कोई साधारण सी अदाकारा रही? तो मैं आपको बताऊं, दरअसल माला सिन्हा, इनकी कहानी इतनी दिलचस्प है, उतार चढ़ाव वाली ज़रूर मानी जाती है। कहा जाता है 1950 से 1990 के बीच का भारतीय सिनेमा का ये वो चेहरा जिसने कहा जाए कि अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया, और कई बड़ी हिट फिल्में सिनेमा जगत को दी, और कई अलग अलग फिल्मों में कई बड़े किरदार निभाए, और उन्होंने एक तरह से हर घर में अपनी पहचान बनाई। तो उस दौर की काफ़ी जानी मानी अदाकारा माला सिन्हा मानी जाती रही। अब अगर बड़ी फिल्मों की बात करें तो बादशाह, प्यासा, नया ज़माना, फिर सुबह होगी, परवरिश, उजाला, धूल के फूल, आगे चलकर मैं नशे में हूँ जैसी तमाम फिल्में इस दौरान इसमें शामिल हुई। इन सारी फिल्मों में माला सिन्हा मौजूद थी, और बॉलीवुड का बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है। 40 सालों तक इंडस्ट्री में माला सिन्हा ने अपनी भूमिका निभाई, और कई बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में उन्होंने काम किया, जैसे चाहे बात धर्मेंद्र हो, चाहे बात मनोज कुमार हो, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ में उन्होंने काम किया। लेकिन जैसा कहा जाता है कि हर चमकते वक्त के साथ में कभी ना कभी एक अंधेरा साया जो है वो भी ज़रूर चलता रहता है। माला सिन्हा के भी साथ में उनके जीवन में भी कई ऐसी कहानियां रहीं जो उनके उस हिस्से को और भी ज़्यादा विवादास्पद बना देती है। दरअसल कहा जाता है कि माला सिन्हा के घर पर एक वक्त की बात है, उनके घर के बाथरूम से 100 करोड़ की नकदी उस समय बरामद की गई थी। नोटों की गड्डियां जब वहां पर मौजूद अधिकारियों ने देखी तो वो भी हक्के बक्के रह गए थे, और खुद एक्ट्रेस ने दावा किया था कि ये रकम उन्होंने अपने जिस्म का सौदा करके कमाई है। और इसीलिए कहा जाए उसके बाद इंडस्ट्री से लेकर समाज तक वो लगातार पूरे समाज से, इंडस्ट्री से कटती हुई नजर आई, या ये कहा जाए कि लोगों ने उनसे एक तरह से किनारा कर लिया। क्योंकि निजी ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो माला सिन्हा की निजी ज़िंदगी के चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा ये कहा जाए कि परेशान करने वाले थे। उनकी निजी ज़िंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। नेपाली एक्टर चिदम्बरम प्रसाद लोहानी से उनकी शादी हुई, एक बार नहीं 3 बार उन्होंने शादी की। पहली बार उन्होंने कोर्ट मैरिज की, दूसरी बार उन्होंने चर्च में मैरिज की क्योंकि उनके पिता ईसाई थे, और फिर उन्होंने बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से शादी की। लेकिन उनका ये कहना था कि एक बार शादी की लेकिन समाज को मनाने के लिए दोबारा उन्होंने शादी की, फिर उसके बाद में उन्होंने अपने हिंदू रीति रिवाजों के माध्यम से शादी की। ये कहा जाए कि आज माला सिन्हा सिर्फ उनकी फिल्मी अदाकारी नहीं बल्कि उनकी रहस्यमय निजी जिंदगी की वजह से भी अक्सर विवादों में रहती हैं। नेपाल का यह हाईजैक केस राजनीति नहीं, बॉलीवुड के भी कई बड़े किस्से, कई बड़े मामलों के साथ में कनेक्टेड रहता है। लेकिन माला सिन्हा का उस दौरान उस फ्लाइट में होना भी अपने आप में एक विवाद और एक चर्चा का विषय बन गया था। 10 जून 1973 एक ऐसा दिन जिसे नेपाल कभी भूल नहीं सकता, एक ऐसा दिन जिसने अपने काले इतिहास को लेकर एक मानचित्र पर एक अमर छाप छोड़ रखी है। दरअसल विराटनगर से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रही रॉयल इंटरनेशनल फ्लाइट की 19 सीटर फ्लाइट में उस समय कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें 3 क्रू मेंबर भी शामिल थे। इस आम सीट में कोई और नहीं बल्कि उस समय की बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थी। सब कुछ रूटीन से चल रहा था।
टीम के मुताबिक अचानक 3 यात्री अपनी सीट से उठते हैं, कॉकपिट पर टूट पड़ते हैं और पायलट पर अपनी पिस्टल जो है वो तान देते हैं। एक और शख्स हाथ में जिंदा ग्रेनेड लेकर चिल्लाने लगता है, किसी ने कुछ किया तो सब मारे जाएंगे। सब शांत हो जाते हैं। डर के साए में सब खामोश हो जाते हैं। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। हाईजैकर्स ने पायलट से जहाज का रुख बदलवाया, विराटनगर से काठमांडू की बजाय बिहार के फोबसगंज की तरफ। फिलहाल किसी ने मांग नहीं रखी थी। अलग अलग लोग सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। काफी देर के बाद हाईजैकर्स ने पायलट से फोबसगंज से खाली घास वाले मैदान में प्लेन को लैंड करने के लिए कहा। पायलट ने हिम्मत दिखाई। पायलट ने आगाह किया कि अगर ऐसा करते हैं तो एक हादसा हो सकता है, पर दबाव के आगे पायलट की चली नहीं और पायलट को उस खाली जगह पर अपने प्लेन को लैंड कराना पड़ा। जहाज उतरा, कुछ लोग भागते हुए आए, पीछे के डब्बे से 3 बक्से उठाकर एक जीप में डाले और हाईजैकर्स फरार हो गए। यात्रियों और क्रू को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन मकसद पूरा हो चुका था। उस 3 बक्से में जो निकला वो 30 लाख रुपए भारतीय थे। तब की कीमत में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यह पैसा नेपाल सरकार का था, जो सड़क मार्ग से अर्जीरिया होकर विराटनगर लाया जा रहा था और वहां से विमान काठमांडू भेजा जाना था, ताकि नकदी नेपाल के राष्ट्रीय बैंक तक पहुंच सके। पर रास्ते में ये रकम, जो पूरी पैसा था, उसे उड़ा लिया गया। जांच में सामने आया कि यह पहला और एक बहुत बड़ा हाईजैक था। यह और मामला सिर्फ एक साधारण डकैती तक या फिर चोरी तक सीमित नहीं था। इसके पीछे राजनीतिक साजिश थी। आरोपियों की पहचान बसंत भट्टाराय, दुर्गा सुवेदी और नागेंद्र प्रसाद दुंगेल के रूप में हुई। आगे की तफ्तीश ने जो कुछ सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। आगे की तफ्तीश में निकल कर आया कि ये साजिश नेपाली कांग्रेस से जुड़े कुछ तत्वों और उनके नेतृत्व से जुड़ी हो सकती है। मामले ने दोनों देशों नेपाल और भारत में तहलका मचा दिया। भारतीय पुलिस ने तेजी से छापेमारी कर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में कई खुलासे हुए। कहानी का एक राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो उस समय नेपाल में जो सरकार थी वो संकटग्रस्त थी। राजनीतिक पार्टियां प्रतिबंधित थीं और राजशाही का दबदबा था। गिरजा प्रसाद कोइराला और उनके समर्थक लोकतंत्र की बहाली के लिए हथियारबंद संघर्ष और धन की आवश्यकता के लिए चिंतित थे और यही वजह थी कि एक नाटकीय और जोखिम भरा योजना को अंजाम दिया गया। विमान से सरकारी नकदी हड़पने की और अंतिम विकल्प के रूप में सामने आई। तो ये सिर्फ एक हाईजैक का किस्सा नहीं, ये एक उस दौर का प्रतिरोध था, राजनीति थी और देश की मंजिल को बदलने की एक कड़ी मात्र थी। नेपाल में जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेपाल के हालात कैसे थे। हर तरफ राख ही राख है। हालांकि अब हालात सामान्य होने की कोशिश तो की जा रही है। शॉप्स खोल दी गई हैं, दुकानें चल रही हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानों पर काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती नेपाल के सामने अभी यही बनी हुई है कि नेपाल का अगला पीएम कौन होगा। हालांकि चुनाव तो 6 महीने बाद होने हैं, लेकिन इन सब के बीच में इंटरिम तुरंत नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा, इंटरिम पीएम कौन होगा, इसको लेकर कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो सुशीला कार्की की चर्चा हो रही है। हमें ये भी समझना होगा कि नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं वो, और उनका अनुभव नेपाल की संस्कृति के साथ साथ, नेपाल की सत्ता के साथ साथ नेपाल के लीगल सिस्टम पर भी है। उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वहाँ पर जब वो अपना टेन्योर संभाल रही थी तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी। जेन जी की पसंद मानी जा रही है कार्की, इसलिए पसंद मानी जा रही है क्योंकि उनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी रही है। जिस तरह के डिसीजन उन्होंने न्यायपालिका पर पद पर आसीन रहकर लिए हैं वो कहीं ना कहीं जेन जी को पसंद आ रहे हैं। महिला नेता हैं और अगर नेपाल के सर्वोच्च अदालत की बात की जाए तो उसका देश उस नेपाल की प्रथम महिला बनी थी वो उस पद पर बैठने के लिए। महिला नेता है, उनकी छवि अच्छी है और साथ ही साथ जेन जी को अब वो कनेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। जेन जी का ये कहना है, क्योंकि जेन जी ही है जिसकी वजह से वहाँ की ओली सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वहाँ से भागना पड़ा था। वहाँ के मंत्रियों का क्या हाल हुआ था यह आप सब ने देखा है। उनकी फॉर्मर पीएम, उनकी वाइफ के साथ क्या कुछ हुआ ये सड़कों पर साफ तौर पर देखा गया।
गया है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नाम जिस पर चर्चा हो रही है वो कार्की के नाम की हो रही है, क्योंकि उनकी इमेज बहुत ज़्यादा साफ रही है। वो नेपाल के लीगल सिस्टम को समझती हैं, वो महिला हैं, उनका नेतृत्व बहुत ही शानदार रहा है। वो सत्ता के साथ साथ वहाँ के लीगल डायनेमिक्स पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। और अब वहाँ के जेनजी को एक साफ सुथरा नेता चाहिए, एक महिला चाहिए जो नेपाल की जो क्राइसिस देखने को मिल रही है, चाहे वो क्राइसिस करप्शन को लेकर हो, चाहे वो क्राइसिस एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, उस क्राइसिस से दूर ले जाने वाला अगर कोई वहाँ के जेनजी को नेता समझ में आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्की ही समझ में आ रही है। उनका पद, उनकी गरिमा, उनकी संस्कृति, उनके डिसीजन मेकिंग पावर्स आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं। और इसीलिए इस रेस में कि वहाँ का इंटरिम पीएम कौन होगा, उनका नाम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।